हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही सही ढंग से कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो आ गया है। सोशल साइंस का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और जो भी बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं और जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि यही 15 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप प्री बोर्ड दे रहे हैं तो आपको प्री बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि कैसे सर आखिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और कैसे हम उसको लर्न करेंगे जिससे एग्जामिनर हमको फुल मार्क्स दे दे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सीबीएसई एंड जैक बोर्ड के लिए श्योर शॉर्ट सीरीज आ चुका है। ये श्योर शॉर्ट सीरीज आपको डेली मिलेगा और यहाँ से आप फुल मार्क्स कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं और आपके लिए लाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इस सीरीज का, और ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाला है। तो जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो आप इतना मान लीजिए कि आपके एग्जाम में यदि जितने क्वेश्चन बनते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, तो सारे के सारे यहीं से मिलेंगे। 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, बस यहाँ पे देख के जाइए। और आपके एग्जाम के दिन हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवा के दिखाएंगे कि कैसे सारे क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आए हैं और सारे के सारे श्योर शॉर्ट सीरीज से आए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, We had a variety of cultural process। देखिए हम लोग 2 चीज पढ़े थे। सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़े थे, उससे पहले किसके बारे में पढ़े थे, यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में पढ़े थे। दोनों देश में कल्चर डाइवर्सिटी बहुत सारा था, इंडिया में तो बहुत ज्यादा था। फिर भी हम लोग एक ऐसा फिगर बनाते हैं भारत माता का और एक ऐसा सॉन्ग बनाते हैं जन गण मन, उसके बाद हम लोग वंदे मातरम बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज करते हैं, लैंग्वेज एक करते हैं, जिससे सारे लोग अपने देश के प्रति प्रेम दिखा सके, सब लोग अपने देश के प्रति एकजुटता फील कर सके। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ हैड द वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए कलेक्टिव बिलोंगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे यदि आपके सोच के लोग, आपके जैसे बिहेवियर के लोग नहीं होते हैं, तो आप उस ट्रिप में जाना पसंद नहीं करेंगे। देश के साथ भी वही होता है कि यदि देश चाहता है कि हमको आजादी चाहिए, हमको एकजुट होकर रहना है, तो कहीं ना कहीं उस देश के लोगों को एक भावना रखना पड़ेगा। और वो भावना कैसे आता है, तो वहां का जो जैसे हम लोग का तिरंगा झंडा है, भारत माता का चित्र है, सॉन्ग जन गण मन है, वंदे मातरम है, यहां से हम लोग को आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, ये आपका मेनली इंडिया से है। यदि यही सेम क्वेश्चन आपको यूरोप के बारे में पूछता तो यूरोप में भी सेम होता है, बस कुछ नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे वहां पे ले पेट्रियो और ले सेटियोन बताए थे, द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए बहुत सारे चेंजेस किया गया था। क्या क्या किया गया था सर, तो यहाँ पे आपको कम से कम इसमें 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि जब भी आएगा 4 या फिर 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स। अब देखिए 3, 4, 5 कोई भी मार्क्स आ जाए, 5 मार्क्स का ही आएगा या फिर 3 मार्क्स का आएगा सर। तो जब 5 और 3 मार्क्स का आएगा तो कहीं ना कहीं आपको 4 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में 5 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। जैसे ही क्वेश्चंस आएगा पहले उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करने के बाद जो 5 पॉइंट है वो लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया के जो लोग थे वो एक फिगर बनाए थे, जो फिगर था भारत माता का। इंडिया वाज सिंबलाइज्ड एज अ मदर फिगर, मतलब हम लोग भारत माता को माता बोलते हैं, तो एक मदर फिगर के रूप में सिंबलाइज किया था, विच यूनाइटेड पीपल अंडर अ कॉमन इमेज ऑफ द नेशन, जो एक देश को, एक लोगों को एक कॉमन इमेज यानी कॉमन पिक्चर के अंदर में सबको एकजुट दिखाने का काम करता है। सेकेंड, नेशनल सॉन्ग बनाए थे, अभी बताया आपको कि वंदे मातरम हम लोग बनाए थे, यानी कि देश सॉन्ग कॉलिंग पीपल टू ऑनर द मदरलैंड बिकॉज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड द नेशनलिज्म। सेकेंड पॉइंट इसको ऐड करना है कि हम लोग भारत माता के चित्र बनाए थे और यह चित्र हम लोगों को एकजुट करने का काम करता है, हम लोगों को अपने मदरलैंड के प्रति ऑनर दिखाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट आपका फोक टेल्स और फोकलोर्स बताए थे। फोक टेल्स उस टेल्स को बोलते हैं जो हमारे दादी नानी लोग बहुत लंबे टाइम से बोलते आ रहे हैं। जैसे आपकी नानी कहानी सुनाती होगी, हमारी भी नानी कहानी सुनाती थी, उनकी भी नानी कहानी सुनाई होगी और उनकी भी नानी कहानी सुनाई होगी। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज चल रहा है एक सीजन से लेकर के दूसरे, यानी कि एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन में, इसी को हम लोग फोक लोर बोलते हैं।
folk tales and songs collected by the figure like Rabindranath Tagore and help people connecting with their culture roots and the heritage। इसमें सिंपल ये होता है ना कि जो भी पहले के पोइट्स थे उन लोग अलग अलग जाते थे और जा करके जो पुराने लोग होते थे उनसे पूछते थे कि आपके टाइम पे कौन सा कहानी था, कौन सा गीत था, कौन सा सॉन्ग था, और सारे सॉन्ग को लिखा जाता है और उसी सॉन्ग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक और इंसान आपको बताए थे, याद करके बताइएगा, जो कि साउथ में थी। कहां पे थी? एक लेडीज थी साउथ में, उसको कमेंट कीजिए कौन सी थी। ऐसे आपको बता दे रहे हैं, आप याद रखा कीजिए। उसका नाम था नटेशा शास्त्री। क्या नाम था? नटेशा शास्त्री। नटेशा शास्त्री, उनका नाम था नटेशा शास्त्री। और ये जो नटेशा शास्त्री थी वो भी सेम काम की थी, यानी जो साउथ का रीजन था वहां पे फोक टेल्स और फोक लोर्स को जमा करने का काम करती थी। अब उस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका मार्क्स ऐड ऑन ही होगा, माइनस नहीं होगा। थर्ड, यूज ऑफ आइकन एंड सिंबल। देखिए जैसे हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं, सॉन्ग का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी फ्लैग एंड सिंबल का यूज किया जाता है, जो कि स्वदेशी मूवमेंट और स्वराज फ्लैग्स जो कि हेल्प करता था लोगों को एक साथ आने में इंडिपेंडेंस के लिए। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडियंस पास्ट। देखिए अब यदि आप एकजुट होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट भी जोड़ने का काम करता है। सर कैसे जोड़ने का काम करता है? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम आपको बताएं कि आपका दोस्त है, ठीक है, और हम भी आपका दोस्त है, और एक इंसान आपको भी मारा इसको भी मारा, तो दोनों कैसे लड़के उसकी पीटना शुरू कर देते हैं? तो कौन सा चीज यूनाइट किया? उसका जो एक थप्पड़ था ना, दोनों को यूनाइट कर दिया। उसी तरीका से जो हमारा देश है उस पर पूर्वज से मतलब बहुत लंबे टाइम से कोई ना कोई देश के लोग आते रहे हैं, यहाँ पे हमला करते रहे हैं। अब जब आपके देश पे हमला होगा तो सारे के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं कि हम लोग इंडियन है और हमको अपना देश का सोवरेनिटी को बरकरार रखना है, हमारे देश के नेशनलिज्म को बरकरार रखना, लोगों के बीच में जगाना है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो लास्ट पॉइंट आप सिंपल लिखिएगा कि जो नेशनलिस्ट लोग थे उन लोग क्या किए थे? इंडिया को ग्लोरीफाई किए थे। इंडिया का जो हिस्ट्री था, हम कैसे बोलते हैं गर्व से कि जीरो का खोज हम लोग किया, आर्यभट्ट किया है, तो वही हिस्ट्री होता है, उसको ग्लोरीफाई किया गया जिससे लोगों को क्या मिल सके? एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप इतना मान लीजिए कि या तो यूरोपियन के बारे में पूछेगा कि यूरोपियन का नेशनलिस्ट बिलोंगिंग कैसे था, नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे आया था, या फिर इंडिया के पूछेगा। तो आप एक चीज देख लीजिएगा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट। भाई साहब सिल्क रूट, सिल्क रूट, सिल्क रूट, जब भी आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सर कैसे होता क्या है सिल्क रूट? सर देखिए सिल्क रूट सिंपल एक रूट था जिसके द्वारा जो प्रीशियस मेटल्स होते थे, जो सिल्क होता था, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते थे उसका ट्रांसफर होता था, जो भी लैंग्वेज था उसका ट्रांसफर होता था, जो भी कल्चर था उसका ट्रांसफर होता था। तो सर किस तरीका से होता था? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया यानी कि एशिया सब कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां पे बहुत अच्छे क्वालिटी का सिल्क पाया जाता था, स्पाइसेस पाए जाते थे। यहीं पे इंडिया एक ऐसा देश था जहां पे बुद्धिज्म का सबसे पहला जो गौतम बुद्ध वहीं पे हुए थे, यानी कि उनको नॉलेज मिला था। तो ये क्या किया ना कि यहाँ से सिल्क हो गया चाइना, मेनली चाइना के ही आसपास में सिल्क रूट देखने के लिए मिलता है और चाइना को मेनली सेंटर माना जाता है। तो चाइना, इंडिया ये पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्री में अपना सामान भेजते थे। तो क्या सर फ्री में दे देते थे? तो बिल्कुल नहीं देते थे। वहां से यूरोपियन कंट्री से जो प्रीशियस मेटल होता था, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेनली इंडिया में आता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिल्क रूट बोलते थे, यानी कि एक्सचेंज का रूट था। कैसे? एक इंपॉर्टेंट रीजन था जो कि एक्सचेंज और रिलीजन को जोड़ने का काम करता है। देखिए सिल्क रूट वर एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। जो क्रिश्चियन एरा था उससे पहले से ही सिल्क रूट आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 15 ईस्वी में सबसे ज्यादा फ्लरिश किया था। सर इससे पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कंटिनेंट का, बहुत सारे देश का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जब जितना भी डिस्कवरियन लोग थे, यानी कि जो अलग अलग जगह पे जाते थे, वो अलग अलग प्लेस का डिस्कवरी करते थे। तो जब वो इंडिया में आए, अमेरिका में गए और बहुत सारे देश का जब खोज हो गया तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली दूसरे देश में जाने लगे। और क्यों जाते थे? तो या तो बिजनेस करने जाते थे, ट्रेड करने जाते थे, या फिर वहां पे उनको मौसम अच्छा लगता था, वहां पे राज करने जाते थे, अलग अलग रीजन से बसने लगे। ठीक है, अब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट वर एज फॉलो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था? बताया था कि ये जो सिल्क रूट था वो होता तो साउथ एशिया से था, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इसका मेन प्लेस था, चाइना से ही पास होता था, मैक्सिमम एरिया चाइना में थे, इसीलिए इसको चाइना को एक सेंटर मानते हैं। ये जो सिल्क कार्गो था वह मेनली चाइना से इंडिया स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप वर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता था इसी रूट से। इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट पड़ा था और सिल्क सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट द बुद्धिस्ट। बताया था कि जो बुद्धिस्ट लोग थे जो इंडिया के थे वो भी कहीं ना कहीं अपना जो प्रीचर्स था उसको अलग देशों में देते थे, जापान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, सारे के सारे सिल्क रूट के थ्रू देते
लेते थे। क्रिश्चियन मिशनरी जो भी इंडिया में है, अभी देखिएगा ना कि बहुत सारे गांव अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं मिशनरीज में। मिशनरीज का मतलब सिंपल हुआ क्रिश्चियन में। तो क्रिश्चियन में आखिर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बाहर से लोग किसी ना किसी रूट के थ्रू इंडिया में आए होंगे और इंडिया में आने के बाद अपने धर्म का प्रचार किए होंगे और लोगों को पसंद आया होगा, लोग उसमें चले गए होंगे, या फिर लोगों को लालच मिला होगा, उसके वजह से चले गए होंगे। अब क्यों गए वो आपको देखना है, ठीक है। अब एंड लेटर ऑन मुस्लिम, जो भी मुस्लिम प्रीचर्स थे जो कि ट्रेवल करने आए थे या फिर यहाँ पे हमला करके कब्जा करने आए थे, वो सारे के सारे इसी रूट के थ्रू आए थे। इसके वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, अब क्या बोले थे कि जब एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां का कल्चर, वहां का लैंग्वेज, वहां का रहन सहन, वहां का खाना पीना सीख करके आते हैं। तो कल्चर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हाँ सर, कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है। तो देखिए, दिस रूट प्रूव टू बी ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड। अब ये ऐसा रूट था ना जहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से ट्रेड होता था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता था। तो जब ट्रेड होगा तो सर कल्चरल लिंक भी देखने के लिए मिलेगा जो कि डिस्टेंस पार्ट को जोड़ने का काम करेगा। और इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यानी कि सिल्क रूट आर द गुड एग्जांपल ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिल्क रूट था वह सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का रास्ता ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। सर यहाँ से पता चल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यदि आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको पता होगा कि सिल्क रूट वाला कितना बार पूछा गया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इज द ट्रेड। देखिए, अब जब लोग ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कुछ लोग तो यही सोचते थे ना कि भैया मुर्गी है ना, सोना का अंडा दे रहा है, हम एक अंडा क्यों लेते हैं, मुर्गी को मार के सारा अंडा निकाल लेते हैं। और कुछ लोग यही सोचना शुरू करते हैं। तो जैसे कि कुछ देश थे, जब अमेरिका का खोज हुआ था तो जब अमेरिका में जाने लगे थे, तो जब अमेरिका में गए थे ना तो वहां पे देखिए कि भैया अमेरिकन लोगों पे हम लोग किस तरीका से क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो कब्जा करने के लिए हमको वेपन लेके जाना होगा, लेकिन वेपन कितना लेके जाएंगे, इंसान कितना लेके जाएंगे। तो उन लोग सबसे एक बेस्ट तरीका उपाय किया था। सबसे बेस्ट तरीका था डिजीज था। क्या था? डिजीज। सबसे बेस्ट तरीका डिजीज। सर डिजीज कैसे होगा बेस्ट तरीका? तो पहले ना बाबू लोग बुखार से मर जाते थे, अभी तो बुखार का वैल्यू नहीं देते हैं ना, बस बुखार हुआ है कोई बात नहीं, डोलो लेते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, सोते सुबह ठीक हो जाएगा। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, लोग बुखार से, खांसी से, सर्दी से मर जाते थे, अभी ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पे जो डिजीज था ना, तो जब यूरोपियन देश थे ना जो कि मेनली कब जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देश के पास ना कुछ बीमारी था। अब वो बीमारी का उनका बॉडी जो था ना एंटीबॉडीज बना चुका था। एंटीबॉडीज क्या होता है, यदि साइंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जब भी वायरसेस जाता है तो हमारा बॉडी उसके अपोजिट एक क्या बनाना शुरू करता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है जो उससे लड़ सकता है, प्रतिरोधक क्षमता तेज करता है। तो जब प्रतिरोधक क्षमता तेज हो जाएगा, हमारा बॉडी का ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके जैसा फिर से यदि आएगा वायरसेस तो हम उससे लड़ पाएंगे और हमको बीमारी नहीं होगा। लेकिन इनके पास तो था कि बीमारी नहीं होगा, लेकिन जो अमेरिकन के लोग थे उनके पास इसका कोई भी उपाय नहीं था, यानी कि उन लोग मरना शुरू हो जाते थे। तो कैसे किए हैं सर? तो देखिए, द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका चाहे कोई भी देश को कॉलोनी बनाना इतना आसान नहीं होता है। वहां पे जैसे इंडिया में जब लोग आए थे ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे मेनली क्या उपाय किए थे, तो रूल एंड डिवाइड, यानी कि डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करते थे यानी लोगों को बांट देते थे और फिर उसका रूल करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो पहला चीज क्या था कि अमेरिका में इतना आसान नहीं था कि लोगों के ऊपर कॉलोनाइजेशन कर दिया जाए। डिजीज जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। कैसे निभाया था ये बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, जो पोर्तुगीज थे जो स्पेनिश थे, वह जब अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है, कब करते हैं, 16वीं सेंचुरी में। तो उन लोगों को पता चलता है कि भैया हमके पास तो इतना पावर है ही नहीं कि हम लोग जाकर कब्जा कर सके। तो एक उपाय है कि जर्म्स को कैरी करते हैं, और जर्म्स कौन सा था, स्मॉल पॉक्स। कौन सा था, स्मॉल पॉक्स, याद रखिएगा। अब स्मॉल पॉक्स एक ऐसा बीमारी था जिसका इलाज लोगों के पास था ही नहीं, यानी कि जिसको हो जाए वो मर ही जाए, ठीक है। अब दैट दे कैरिड ऑन द पर्सन, अभी लोग कैसे लेके जाते थे सर, तो एक इंसान को पकड़ते थे जिसको इन्फेक्ट कर देते थे और उसको बहुत ही सेफ तरीका से यानी कि क्वारंटाइन करके रख देते थे कहीं भी शिप में सबसे किनारे, और जैसे ही पहुंचते थे अमेरिका में तो उसको जहां पे लोग रहते थे उसके बीच में फेंक दिया जाता था। वायरस से जब सड़ेगा गलेगा तो वायरस फैलेगा, तो लोग जब उसे टच होंगे, कहीं ना कहीं उसे कांटेक्ट में आएंगे तो वायरस फिर से जिंदा हो जाएगा और सारे लोग को स्मॉल पॉक्स होना शुरू हो गया और सारे लोग मरना शुरू हो गए। जब सारे लोग मर गए तो इनको पता था कैसे बचना है, उसके बाद पूरे के पूरे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं और वहां पे राज करते हैं। ऐसे ही करके कॉलोनी बनाना शुरू किए थे। यूरोपियन कॉन्टेक्ट में आते हैं तो द इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जो वहीं के निवासी हो, उसको इंडिजीनियस कल ही बताए थे, ठीक है। अब ऑफ द
अमेरिका हैड नो एक्सपोजर टू सच डिजीज कॉमन इन यूरोप, क्योंकि देखिए जो डिजीज यूरोप में कॉमन था ना, उस डिजीज का बीमारी का इलाज अमेरिका में था ही नहीं, तो इसके वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ, लोग मरना शुरू हो गया। अब स्मॉल पॉक्स इज अ डेडली किलर, स्मॉल पॉक्स को डेडली किलर बोला जाता था। वंस इंट्रोड्यूस, जैसे ही किसी के बॉडी में आ जाएगा, इट स्प्रेड एंड किल एंड डिसिमेंटेड होल कम्युनिटी, जब एक में फैलेगा फिर एक से बहुत सारे लोगों में, अब इतना तेज फैलता था कि पूरे के पूरे कम्युनिटी को बहुत ही कम टाइम में खत्म कर देता था, और यहीं से कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ था। इसी वजह से बोला जाता है कि जो आपका डिजीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था किसी भी देश को कॉन्क्वेस्ट करने में। अमेरिका में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में तो ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि इंडिया के लोग ही डिवाइड हो जाते थे, तो जिसकी वजह से राज करना आसान हो गया था। अब द रैपिड डिपॉपुलेशन ऑफ इंडिजीनियस, अब देखिए खुद सोचिए कि यदि आपके घर में कोई आएगा और आप ही के घर वाले को किसी न किसी तरीके से वहां से अलग कर देगा, तो फिर आप पे राज करना इजी हो जाएगा। तो जब इंडिजीनियस पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गया और डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैलने लगा, तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट मोर डिफिकल्ट। लेकिन जब लोगों को स्मॉल पॉक्स का, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में चाहे पूरे के पूरे एरिया में, पूरे के समाज में स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो धीरे धीरे आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन कुछ टाइम ऐसा है कि एंटीबॉडी बनाना शुरू हो गया और लोग अब उतना नहीं मरने लगे, तो इससे उन लोग के लिए, यूरोपियन लोगों के लिए कॉन्क्वेस्ट करना बहुत ज्यादा और हार्ड होने लगा, और अल्टीमेटली द डिजीज आउटब्रेक रीसेप्ट द डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिक्स लैंडस्केप। अब जब कुछ लोग मरे गए और धीरे धीरे कॉलोनियल लोग जो थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे जो यूरोपियन लोग थे, उन लोग जब बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो पॉपुलेशन था, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो चेंज हो गया, और फिर कहीं ना कहीं जो यूरोपियन देश थे उनका संख्या ज्यादा हो गया, उन लोग रूल करना शुरू कर दिया। तो किस तरीका से एक डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व डिप्लेशन फ्लोरा एंड फौना। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो बस हम सिंपल बताएंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, याद नहीं होगा तो, याद होगा तो पढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप उठाइए, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है, फौना का मतलब एनिमल्स होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए सबसे पहला एक्ट आपको लाया गया था 1972 में, जिसके द्वारा एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया था। यानी कि आप हंटिंग करते हैं, इलीगल पोचिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केस होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और क्या किए सर, तो बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाती है गवर्नमेंट, उनको फंडिंग देती है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है, जिससे वहां पे जो इंडिजीनियस एनिमल्स है, इंडिजीनियस पेड़ पौधा है, उसको बचाया जा सके, उसको ठीक तरीके से रखा जा सके। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, इसके द्वारा टाइगर्स को जो संख्या था बहुत ज्यादा कम हो रहा था, उसको क्या किया गया, रोका गया, यानी कि जो भी लोग पोचिंग कर रहे थे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया गया। ठीक है, अब लास्ट क्या है आपका, अब सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही नहीं आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, बहुत सारे एनिमल्स को लेकर के प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। शेविंग स्पेसिफिक एनिमल, बहुत सारे ऐसे एनिमल थे जो कि खत्म होने का कगार पे थे, जैसे कि राइनासोरस हो गया, एशियाटिक लायन हो गया एंड क्रोकोडाइल हो गया, इनको भी प्रोटेक्ट किया गया पोचिंग और उनके होम से बाहर निकालने से। साथ में इंसेक्ट और प्लांट्स को भी बचाया गया, यानी कि 1980 में जो गवर्नमेंट थी वह इंसेक्ट, जैसे कि इंसेक्ट में बटरफ्लाइज हो गया, याद कीजिए बचपन में आप अपने घर के आसपास कितने बटरफ्लाइज देखते होंगे, अभी तो आपके बॉडी में बटरफ्लाइज निकलता है ना, लेकिन ये बटरफ्लाइज अलग है, ये जो बटरफ्लाइज है ना आपका, यानी कि बहुत दिखते होंगे, लेकिन अभी के टाइम पे आपको बटरफ्लाइज देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज पार्क में जाना पड़ता है, तब जाकर के दिखता है, वरना नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद 1991 में जो गवर्नमेंट थी बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को भी जोड़ दी कि अब तो इस प्लांट को भी कोई यदि काटता है ना, इस प्लांट को खत्म करता है, तो उसको भी जेल में डाला जाएगा। और प्रोटेक्टिंग इंसेक्ट एंड प्लांट्स 1991 याद रखिएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी टॉपिक था, इसी वजह से जल्दी पार किए, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल समझा दिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट इज मेजर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स में आएगा और हर 2-3 साल में पूछता है। वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है, तो वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल मतलब हुआ कि जो स्वच्छ पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है ना, उसका अवेलेबिलिटी यदि नहीं हो तो उसी को वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। लेकिन सर पानी तो मिलता है, पानी मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में यदि आप रांची रहते होंगे या फिर और भी शहर में रहते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे ना कि पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, पानी टैंकर से आना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कभी देखे हैं, आपको ऐसा नहीं कभी फील हुआ है, क्योंकि आपके पास पानी अवेलेबल है, लेकिन आप राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, कच्छ का रीजन में, तो वहां पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है, इसका मेन कारण क्या है। तो देखिए
द शॉर्टेज ऑफ वाटर, हर एक एरिया में इम्बैलेंस, वाटर बैलेंस नहीं है, हर एक जगह पे इक्वल नहीं है, जिसके वजह से डिमांड और सप्लाई में कमी देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो गुड्स क्वालिटी ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज द वाटर स्कैर्सिटी। देखिए वाटर का अवेलेबल होना और गुड क्वालिटी का वाटर का अवेलेबल होना दोनों में डिफरेंस है। वाटर आपको दे दी, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, तो वाटर का आप यूज नहीं कर सकते हैं, यदि आप यूज करते हैं तो आपको बीमारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा वाटर का बात हो रहा है जो कि प्योर हो, जिसका यूज आप कर सकते हैं, उसको वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। रीजन क्या है, पहला तो बता चुके हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हर एक जगह पे वैरी करते रहता है टाइम और स्पेस के साथ में। जैसे कि अभी के टाइम पे पानी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि लोग नहाते नहीं, आप भी नहीं नहा रहे होंगे, तो यहाँ पे पानी ज्यादा मिलेगा। लेकिन गर्मी के दिन में आप 3-3 बार नहाते होंगे, भाई हम 3 बार नहाते हैं, तुमको क्या पता है, ठंडा में भी नहाते थे और गर्मी में भी नहाते थे, लेकिन आपको नहीं पता कि ठंडा में नहीं नहाने की वजह से गर्मी में 3 बार नहाते हैं, ठंडा वाला मैनेज हो जाए 3 महीना, ठीक है। अब दूसरा रीजन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात होगा, हरियाणा हो गया, वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इरिगेशन किया जाता है, फ्लड इरिगेशन किया जाता है, जिससे पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे जाते जा रहा है और वहां पे पानी का दिक्कत देखने के लिए मिलता है। तीसरा, ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू रैपिड, देखिए अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी का यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब प्योर पानी का यूज ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी है उसका लेवल कम होगा और पानी का स्कैर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अब इसी को देखते हुए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आया है, या तो वाटर स्कैर्सिटी पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, किस तरीके से पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान में कैसे करते हैं, बंगाल में कैसे करते हैं, कच्छ गुजरात में कैसे करते हैं, अलग रीजन में कैसे करते हैं, या फिर आपको पूछ देगा, क्या पूछ देगा सर, कि पानी जो है उसको बचाने के लिए सरकार डैम्स, मल्टीपर्पज डैम्स क्यों बनाती है, उसका मल्टीपर्पज नाम क्यों है। देखिए मल्टीपर्पज का मतलब होता है कि जो बहुत सारे काम को कर सके, मल्टी का मतलब बहुत सारे काम को करने वाला, ठीक है, और पर्पज का मतलब तो पता ही है आपको। अब देखिए मल्टीपर्पज का सिंपल मतलब हुआ कि जो ज्यादा काम कर सके। जब भी सरकार प्रोजेक्ट बनाएगी, कौन सा प्रोजेक्ट, आपको डैम बनाएगी, मल्टीपर्पज डैम है, यहाँ पे ध्यान रखिए डैम बनाएगी, तो जब गवर्नमेंट डैम बनाती है तो गवर्नमेंट एक काम के लिए नहीं बनाएगी, सर डैम बना दिए, अब डैम बनाने से नुकसान भी होता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है इसका, सर नुकसान क्या होता है बता दीजिए, तो इसमें तो नुकसान नहीं दिया गया है। देखिए नुकसान ऐसे होता है कि यदि आपके बोले कि आपके गांव में एक डैम बनाने वाले हैं, तो आप लोग बोले कि हाँ तो बना लीजिए, लेकिन आपका जमीन चला जाएगा, आपको वहां से बेघर होना पड़ेगा, हो सके तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता है, बहुत सारा ऐसा बात होता है कि पैसा नहीं दिया जाता लोगों को, तो भैया परेशानी तो है, वहां के लोग जाना तो नहीं चाहेंगे, कोई भी अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो ये सब में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है सर, तो प्रॉफिट ये होता है यदि आपका 1-2 गांव बर्बाद हो रहा है तो 10 गांव को पानी मिलता है और 10 गांव के लोग अच्छे तरीका से उसका इरिगेशन करके खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और क्या प्रॉफिट होगा सर, तो वहां पे मछली पालन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि वहां पे फिशरीज बहुत ज्यादा संख्या में मछली पालन हो जाएगा। और क्या हो सकता है सर, तो जिस एरिया में डैम बनाया जाएगा वहां पे बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है, तो इसी वजह से इसका मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट नाम था। तो सबसे पहले मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस होता है वह होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना, यानी कि डैम जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब यदि आपके गांव के आसपास में डैम बन जाएगा तो आसपास के गांवों को फ्री में बिजली मिल सकता है, जिससे जब बिजली मिलेगा तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। वाटर सप्लाई अच्छा खासा हो जाएगा, यानी कि दे सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नीड, यानी कि लोगों को साथ में इंडस्ट्री को भी वाटर सप्लाई करने का काम करेगा, जो कि आपको डेली एक्टिविटी में दिक्कत नहीं होने देगा। थर्ड क्या होगा सर, फ्लड कंट्रोल। देखिए फ्लड कंट्रोल ही नहीं करता, फ्लड को बढ़ा भी देता है। सर आप कैसे बोलोगे बना रहे हैं, फ्लड कैसे बढ़ाएगा, देखिए आप ऐसे समझिए कि यदि आपके पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डैम है, क्या है, चलिए डैम बनाते हैं, डैम है, ठीक है, ये डैम है। अब सपोज कीजिए पानी डैम रोका हुआ है, ठीक है, अब पानी डैम तब तक रोकेगा जब तक उतना ही मात्रा में यहाँ पे पानी हो। सपोज कीजिए कि इसमें 1 लाख लीटर पानी आता है, तो 1 लाख लीटर पानी को तो स्टोर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें 1 लाख से ज्यादा पानी आ गया, यानी कि उस एरिया में बाढ़ आ गया पहले से ही, या फिर जो हमारा आसमान है, आसमान फटना बोलते हैं ना, बादल फटना, बादल फट गया तो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर आ गया, तो यहाँ पे डैम के पानी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि डैम का पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो डैम ही टूट जाएगा और आसपास के गांव बह जाएंगे, ठीक है। तो डैम जब खोलेगा ना तो उससे फ्लड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा और आसपास के गांव को फ्लड की चपेट में आना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्लड को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी हमको पूछा मल्टीपर्पज का प्रोजेक्ट का पर्पस पूछा, तो पर्पस बताना इसका
प्रोज बताना है, कॉन्स नहीं बताना है, ठीक है। अब डैम्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो एंड स्टोरिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन। लेकिन कभी ऐसा होगा ना, हैवी का मतलब बहुत ज्यादा हैवी का बात हम कर रहे थे, हैवी नहीं, हैवी का मतलब हुआ यदि जितना स्टोर कर सकता है उसके आसपास है तो पानी को रोकेगा और आसपास के गांव में बाढ़ जाने से रोक देगा, नदी का फ्लो को रोक देगा, कंट्रोल कर लेगा। तीसरा रिक्रिएशन, यानी कि रिजर्वायर क्रिएटेड बाय डैम्स ऑफर री क्रिएशन अपॉर्चुनिटी सच एज द बोटिंग एंड टूरिज्म। और देखिए जहाँ पे पानी होता है, जैसे रांची में रहते हो तो पतरातू डैम में लोग क्यों जाते हैं, बोटिंग करने, घूमने जाते हैं, तो टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन वहां पे हो जाता है। थर्ड इनलैंड नेविगेशन, देखिए डैम्स फैसिलिटेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग नेविगेबल वाटर रूट्स, यानी कि एक रूट्स भी दे देता है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके। जैसे सपोज कीजिए कि डैम बना है तो मान लीजिए 20 किलोमीटर में डैम है, तो आप 20 किलोमीटर का सफर डैम में किससे कर सकते हैं, तो नाव से कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। थर्ड फिश ब्रीडिंग, बता चुके थे कि फिश ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि आसपास के लोगों को बेनिफिट करेगा, प्रॉफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब कल बताए हैं, अभी जाके वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाइए देखिएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बता चुके थे कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का। सबसे पहले क्या बताए थे कि सर बेल्जियम में तो दो थे, एक बेल्जियम था दूसरा ब्रुसेल्स था सर। अब दोनों में क्या डिफरेंस था सर, तो सर बेल्जियम में जो था ना वहां पे कंपोजिशन अलग था और यहाँ पे कंपोजिशन अलग था। ऐसे 3 टाइप के लोग रहते थे सर। सबसे पहले क्या रहते थे, तो 79% हो गया, 20% हो गया, 1% हो गया सर। यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो 80 पूरा पूरा लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी कुछ गलती किया है जी, हाँ ठीक है 79 बोल रहे हैं, 74 बोला याद आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखेंगे सर, तो 59% 79 बोल रहे हैं, ठीक है। 59% 40% और 1%, देखिए 59% जो था पूरे देश में था। और कौन से लोग बोलते थे, तो रीजन जरूर याद रखिएगा, रीजन लिखिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो 1 नंबर काट लेगा एग्जामिनर। फ्लेमिश रीजन में जो कि 59% था और यहाँ पे लोग रहते थे जो क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। इन द फ्लेमिश रीजन 59% पीपल लिव एंड द स्पीक डच, क्या बोलते थे, डच बोलते थे। सेकेंड है वेलोनिया रीजन, यहाँ पे 40% लोग रहते थे और जो कि आपका क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। क्या बोले, फ्रेंच। सबसे ज्यादा कहाँ पे था, तो आपका स्टेट यानी ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में था जो कि 80% था, ठीक है। और अबाउट 1% आपका पॉपुलेशन था जो कि जर्मन से बोलता था, क्योंकि जर्मन से इसका जो लोकेशन था, जो जर्मन के आसपास था, इसका जो बाउंड्री था, लोकेशन यानी बाउंड्री जो था वह किससे टच होता था, तो सॉरी जर्मनी से। इसी वजह से जर्मनी के लोग कभी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे था, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, लिव इन द ईस्ट ऑफ द बेल्जियम, ए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन वही जब ब्रुसेल्स राजधानी में जाइएगा तो 80% आपको फ्रेंच पीपल मिलेंगे और 20% आपको डच पीपल मिलेंगे। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा और कुछ नहीं लिखना है। जैसे ही आप एथनिक ग्रुप ऑफ कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देखेंगे तो यहाँ पे आपको 74% लोग मिलेंगे जो कि आपका वही के निवासी थे और क्या बोलते थे, तो बुद्धिस्ट लोग थे जो कि मेनली सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। और यही जो सिन्हाला लैंग्वेज था ना, वही जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट था, जब सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है तभी जाकर के क्या देखने के लिए मिलता है, परेशानी देखने के लिए। कब बनाता है सर, तो 1956 में बनाता है। आजाद कब होता है सर, तो 1948 में आजाद होता है। बताया था 8 में 8 जोड़ देना है और 1956 हो जाएगा सर। इसी टाइम पे क्या बनाया था, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था जिससे परेशानी देखने के लिए मिला था। 18% था जो कि तमिल पॉपुलेशन था, इसमें भी 2 डिवाइडेड था। 13% था इंडियन तमिल और 5% सॉरी 13% था श्रीलंकन तमिल और जो 5% था वो आपके इंडियन तमिल था। वही जो 7% था वह आपका जो क्रिश्चियन कम्युनिटी था उससे बिलोंग करता था, लेकिन इन लोग कोई भी डिमांड नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। अब बताना है कि क्या क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए अभी के टाइम पे पावर शेयरिंग का 2 रूल बताए थे। पहला बताया था हॉरिजॉन्टल, दूसरा बताया था वर्टिकल। अब एक में बताए थे कि 3 पार्ट में डिवाइड हो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और क्या होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और क्या होता है जी, भूल रहे हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और क्या होता है, किन देख रहा है, ठीक है याद आएगा तो जस्ट अभी बताते हैं। देखिए पावर शेयरिंग जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन में अलग अलग गवर्नमेंट में बांटा जाता है। पहला हॉरिजॉन्टल बताए थे और दूसरा क्या बताए थे आपको, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में चेक एंड बैलेंस होता है। कैसे होता है सर, देखिए जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और जो रूल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। देखिए भूल रहे थे ना, आगे लेजिस्लेचर।
ये 3 ग्रुप होते हैं। अब सर चेक एंड बैलेंस कैसे करता है, तो यदि यह कोई रूल बनाता है, रूल गलत बनाता है, तो चेक करने का काम जुडिशरी का होता है, कि एग्जीक्यूटिव का होता है, जुडिशरी का होता है। रूल बना दिया, रूल बनाने के बाद काम देखना है कि वो रूल सही से यूज हो रहा है कि नहीं, कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, और उस रूल को चेक करने का काम जुडिशरी का होगा। इसी वजह से इसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस फॉर्म, पावर शेयरिंग, पावर शेयर बाय द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पे मेनली डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल बताया था, विलेज पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एज ए डेमोक्रेटिक, स्पेशली इन द मल्टी सोसाइटी पावर इज। देखिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सर, देखिए सेंटर के पास जो पावर होता है वह यदि पूरा का पूरा पावर का एक्सरसाइज करेगा तो अपने मर्जी से करेगा, लेकिन वही जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके सेंटर को दे देगा तो सेंटर के पास कुछ पावर होगा और स्टेट के पास कुछ पावर होगा, दोनों अपने हिसाब से रूल बनाएंगे, क्योंकि सेंटर को नहीं पता कि एक स्टेट कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोला जाता है, उस स्टेट के लोगों को सबसे ज्यादा क्या नीड है, क्योंकि सेंटर को बहुत सारे स्टेट देखने हैं। इंडिया में 28 स्टेट है, स्टेट भी देखना है और साथ में जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसको भी देखना है, तो वह कैसे इतना चीजों को ध्यान रखेगा। इसी वजह से स्टेट को स्पेशल पावर दिया जाता है कि आपके पास भी कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट है और सेंटर के पास भी है। अब जो स्टेट होगा ना वो भी कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा म्युनिसिपैलिटीज में और ग्राम पंचायत में, क्योंकि किसी एक के पास बहुत ज्यादा बर्डन ना आ जाए और ना ही किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड इसका 3 फीचर्स। अब आप इसको लिख लीजिए कि इस साल तो आ जाएगा 2026 में, आप इतना फिक्स मान लीजिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आप एकदम 100% मान लीजिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे कि एक क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं पूछा है और एक क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्जाम में। फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए फेडरलिज्म का सिंपल मतलब हुआ कि जब गवर्नमेंट जो है 2 और 2 से ज्यादा लेवल में डिवाइडेड है, 2 और 2 से ज्यादा लेवल में बटा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, जैसे कि स्टेट हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया और नीचे उससे नीचे ग्राम पंचायत हो, वहां पे देखने के लिए मिलता है। देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताए थे। सबसे पहले नेशनल लेवल जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल और थर्ड होता है लोकल में 2 बताए थे, पंचायत और ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बताए थे। ये हम बार बार बता रहे हैं तो आपको एक ही चीज को बार बार नहीं बताएंगे, 3-4 बार तो अभी बता चुके हैं, तो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसे ऐसे बताए थे तो हमको याद है। द यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जब तक कि वह उस पर एग्री ना करे, ठीक है। दूसरा कोर्ट एक्सप्लेन गवर्नमेंट, कोर्ट एक्सप्लेन करे गवर्नमेंट को कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं और जो सॉल्व करें डिस्प्यूट, कुछ भी प्रॉब्लम है स्टेट, देखिए स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वह कोर्ट डिसाइड करता है कौन सही और कौन गलत है। और द कॉन्स्टिट्यूशन टेल हाउ ईच गवर्नमेंट कैन बी रेज मनी, और दोनों को बताया गया पैसा तो सबको जरूरत है ना जी, अब पैसा कैसे मिलेगा सबको, ठीक है, वह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया किसको कितना पैसा डिवाइड किया जाएगा, कौन कहां से पैसा कमाएगा और कौन सा टैक्स किसके पास होगा। कभी आप खाना खाने गए होंगे बाहर तो आप एक चीज देख रहे होंगे, रेस्टोरेंट जब जाते होंगे तो 2 टैक्स लगता है। पहला टैक्स आपको लगता है सेंटर जीएसटी, ठीक है, सेंटर जीएसटी, दूसरा आता है स्टेट जीएसटी। ये जो जीएसटी होता है ना वह सेंटर को जाता है, ये आपको स्टेट को जाता है, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द फेडरल सिस्टम हेल्प कीप द कंट्री यूनाइटेड, अब फेडरल सिस्टम ही कंट्री को यूनाइटेड रखने में हेल्प करता है और किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होता, किसी के पास कम पावर नहीं होता, दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो कोई भी लड़ाई नहीं करता है, अपने अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वहां से पैसा रेज करता है और फिर अपने देश को चलाने का काम करता है, राज्य को चलाने का काम करता है। डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए क्या बोल रहा हूं आपको, पढ़ने वाले बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चन में क्या दम है, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब गवर्नमेंट 1992 से पहले देखते थे ना तो मान लो जिसका भी गवर्नमेंट आता था सेंटर में वही स्टेट पे रूल करता था, लेकिन उसके बाद ना कहीं स्टेट लोगों को पता चला कि भैया मेरा पावर तो कुछ है ही नहीं है, हमको जो भी करना पड़ रहा है सेंटर से पूछ के पड़ रहा है, ऊपर से हमारा सरकार है, हम लोग कभी कांग्रेस होता था, कभी बीजेपी होता था, कभी कोई गवर्नमेंट होता था, लेकिन राज्य हमेशा एक ही गवर्नमेंट का चल रहा है जो कि सेंटर में है, तो बहुत गलत था। तो कहीं ना कहीं उन लोग का दिमाग जाग गया और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक संविधान में संशोधन लाया गया, यानी कि अमेंडमेंट किया गया 1992 में। एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें मेनली सेंटर के पावर को कम किया गया, इसी वजह से इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा।
होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस अंडर द लोकल गवर्नमेंट। बोला गया कि अब से जो लोकल गवर्नमेंट होगा वहां पे बार बार इलेक्शन करवाया जाएगा और उस इलेक्शन को देखने का काम, उस इलेक्शन को करवाने का काम स्टेट के पास होगा। बॉडी हैज बीन मेड कंपलसरी। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज इंट्रोड्यूस इन द इलेक्टेड बॉडी। और जो इलेक्टेड बॉडी होगा उसमें डिसाइड होगा कि कितने एससी लोग होंगे, कितने एसटी लोग होंगे, कितना अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग होंगे और कितनी महिलाएं होंगी, ये किया गया। थर्ड, 1/3 दैट इज 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन ऑल इलेक्टेड बॉडीज। लेकिन ये हर एक जगह पे नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में और आपका उससे नीचे ग्राम पंचायत में देखने के लिए मिलेगा, जो कि 33% महिलाओं के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया था। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बताया था कि स्टेट का इलेक्शन और या फिर उससे नीचे का इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन तो कौन करवाता है, तो हमारा सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है सो करवाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो उसके नीचे का, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गया या फिर ग्राम पंचायत हो गया, उसका इलेक्शन करवाने में यही इसका जिम्मेवारी होता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। थर्ड, जो भी स्टेट का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी शेयर होगा पावर का, रिवेन्यू का, वह लोकल गवर्नमेंट को मिलेगा और सेंटर नहीं कौन देगा, स्टेट देने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कौन इलेक्शन करवाएगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कोई भी तरीका से सेंटर के पास पूरा पावर नहीं दिया गया और उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी वजह से 1992 को डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन और हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट या फिर हाउ इट कैन हेल्प द लोकल बॉडीज। तो ऐसे करके एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर भी इकोनॉमिक्स में जैसे क्रेडिट चैप्टर पढ़िएगा मनी एंड क्रेडिट, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा दो सेक्टर, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में उस सेक्टर को बोलते हैं जहां पे रूल रेगुलेशन काम करता है, और इनफॉर्मल सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जहां पे रूल रेगुलेशन अच्छे से काम नहीं करता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज काम नहीं करता है। वहां पे ना तो वेजेस ठीक से मिलेगा, ना ही पैसा ठीक से मिलेगा, और ना ही काम का फिक्स टाइम ऑफ पीरियड होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल, बैंक्स, कोऑपरेटिव और सोसाइटी सारे के सारे फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, लो एंड फिक्स रेट, एक से लो होता है, फिक्स रेट होता है, reduce burden, support farming and business, help in development which chips affordable loans। देखिए यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब पैसा होता है। देखिए दो टाइप का पैसा ले सकते हैं, एक तो दोस्त लोग से ले सकते हैं, दोस्त लोग से जो कि उधार वापस नहीं करते हैं आप लोग। दूसरा क्या है कि यदि आप लोन लेते हैं अपने गांव वाले लोगों से तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। यदि आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो वह इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप एक बर्डन के अंदर में चले जाते हैं और फिर उस पे को कभी भी रिपे बैक नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको परेशानी हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको जमीन भी बेचना पड़ जाता है। दूसरा होता है फॉर्मल सेक्टर, एक ऐसा लोन होता है जो कि आप बैंक से लेते हैं, आरबीआई रेगुलेटेड होता है, आपको लो इंटरेस्ट पे दिया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कोलेटरल जमा करना होता है। सर कोलेटरल क्या होता है? तो कोलेटरल एक डॉक्यूमेंट होता है, कोलेटरल एक आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ होता है। जब आप उसको जमा करते हैं तब उसके बदले में आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है कि किसी भी कारणवश यदि आप उस क्रेडिट को वापस नहीं कर पाए तो आपका जमीन बेच के, आपका घर बेच के, आपका प्रॉपर्टी बेच करके वह पैसा वसूल कर ले, इसके लिए कोलेटरल जमा करना पड़ रहा होता है। लेकिन इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनको तो पुअर लोग के पास कोलेटरल होता नहीं, जमीन तो होता नहीं है, कागज होता नहीं, तो कैसे लोन मिलेगा सर? तो उनको लोन नहीं मिल पाता है और वह जाता है इनफॉर्मल लोन की तरफ, और कहीं ना कहीं उसके बर्डन की वजह से उन लोग उस पैसा को रिपे नहीं कर पाते हैं और उनको जमीन घर बेचना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर, मनी लेंडर्स के द्वारा पैसा लिया जाता है, ट्रेडर से लिया जाता है, एम्प्लॉयर से लिया जाता है और रिलेटिव और फ्रेंड से लिया जाता है, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज फुल फ्रीडम ऑफ लेंडर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज कर ही नहीं पाता, इतना ज्यादा स्कैटर्ड मार्केट है, कौन ही जाएगा भाई, नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। यदि आप ग्राउंड लेवल पर उतरते हैं तो आपको रियल परेशानी समझ में आता है, और इसके वजह से फुल फ्रीडम होता है लेंडर के पास। उन लोग 6%, 7%, 8% मंथ का इंटरेस्ट लेता है और जो साल का आपको दोगुना से तिगुना पैसा चुकाना पड़ता है, और कोई भी इंसान उतना पैसा चुका नहीं पाएगा। थर्ड, वेरी हाई एंड एक्सप्लोइटेटिव, यानी इतना ज्यादा हाई होता है और जो कि एक्सप्लोइटेटिव होता है, मतलब आप यदि ले लिए तो आप वापस नहीं कर पाएंगे। और थर्ड, क्रिएट डेब्ट, जिसकी वजह से आप
डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सर डेट ट्रैप तो पहली बार सुने, होता क्या है? देखिए डेट ट्रैप का सिंपल मतलब है कि यदि आप किसी से लोन लेते हैं, सपोज कीजिए अपने दोस्त को बोले कि भाई तुम 100 रुपये हमको दे दो, ठीक है ना, इस बार आईपीएल आ रहा है, मस्त सट्टा लगाएंगे, ठीक है, से हम तुमको ना 10% देते हैं महीना का। अब आप सोचिए कि पैसा हार गए, अब 100 रुपये का अगला महीने 110 हो गया, उससे अगला महीने 120 हो गया, फिर 130 हो गया, फिर 140 हो गया, और 6 महीना के बाद आपको 160 रुपया देना पड़ेगा। तो बोले सर 160 पे दे देंगे, लेकिन वही 160 की जगह 11,600 रहता, 11,06,000 रहता, 11,06,000 रहता, तो आप पैसा नहीं चुका पाते, और आप 10% के हिसाब से ले रहे हैं, 8% के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि साल में आपका लिया हुआ पैसा 2 गुना हो जाएगा, अगले साल 4 गुना हो जाएगा। तो जो पैसा आप कभी भी नहीं चुका पाएंगे उसी को डेट ट्रैप बोलते हैं। जैसे कि जो चाइना हमेशा अलग अलग देशों पे करता है, जैसे आप देख लीजिएगा पाकिस्तान का हाल, वहां पे क्या करता है चाइना, उसको बोलता है कि भैया तुम्हारे जगह पे तो इतना मस्त लोग हैं, आते हैं, ट्रेवल करते हैं, जगह नहीं है रहने का, लेकिन एक एयरपोर्ट बना देते हैं। तो बोला हाँ भाई साहब बना दो, मजा आ जाएगा। एयरपोर्ट बनता है, लेकिन बनाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद पता चलता है पाकिस्तान को कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है जो ट्रेवल कर सके, तो पैसा कहां से वापस आएगा? अब उस पैसा को भरना भी है, तो उसी को डेट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब ऑफन डिस्करेज पीपल फ्रॉम बोरोइंग ग्रोथ, यानी कि यह मेरे लोगों को ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ग्रोथ होने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक विथ रिगार्डिंग टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बताना है बैंक का रोल जो पब्लिक से लेता है। तो बता चुके थे कि बैंक का सिंपल काम होता है पैसा को डिपॉजिट करना और फिर उस पैसा को लोन के रूप में लोगों को देना, जिसके बीच में जो डिफरेंस होता है वही पैसा वो कमाता है और उससे अपना ग्रोथ करता है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। पहला डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बता चुके थे, लोन प्रोवाइडिंग बता चुके थे, इंटरमीडिएशन रोल बताए थे। क्या करता है इंटरमीडिएट? तो बैंक जो होता है ना वह मेनली दोनों बैंक के बीच में जो भी आप पैसा जमा करते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उससे जो पैसा कमाता है, और साथ में यह लोन बैंक फैसिलिटेट करता है मनी फ्लो को कंट्रोल करने का, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, और साथ में मेन सोर्स ऑफ इनकम जो इसका होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट गिवन और इंटरेस्ट टेकन जो होता है, यानी कि जो भी पैसा वह लोगों को देता है जिसके बदले में डिपॉजिट मिलता है, और जो पैसा लोन के रूप में देता है उसके बदले में जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी से पैसा कमाता है बैंक। बता चुके थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर। भाई 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 सर 12 बीबीआई लिखे, 3 में बीबीआई लिखे हैं। अब इतना मान लीजिए ना कि 3 में से तो आपको एक 1000% एग्जाम में मिलेगा, इतना कंफर्म मान लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर लिखे देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम आप अभी देख लीजिए, डेट देख लीजिए, डेट कब है आज, कितना तारीख है, देखिए 8 तारीख, 8 जनवरी। आप डेट लिख लीजिए, ठीक है, 8 जनवरी को ही बता दिए हैं कि तीनों में से एक क्वेश्चन 1000% आएगा, तो आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है टर्शियरी सेक्टर, अब उसका डिफरेंस पूछा। देखिए 3 सेक्टर बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप टर्शियरी सेक्टर जान लीजिए, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। टर्शियरी सेक्टर मेनली प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज। जैसे आप सोचिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आप हमको पैसा दे सकते हैं, अब देते नहीं हैं, दे सकते हैं, उसके बदले में आप व्यू ले दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आप हमको और भी प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन जो चीज हम आपको दे रहे हैं उसको ना तो आप टच कर सकते हैं, उसको ना ही आप फील कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हो, नॉलेज है, ठीक है, तो उसको सर्विसेज बोलते हैं, जिसके बदला में आपको कुछ नहीं मिलता। सपोज कीजिए आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करता है, आपके पैसा वो जमा ले लेता है, तो आपको सर्विस दिया, ठीक है, यानी कि आप उसके कुछ लिए नहीं है ना, तो आप उसको कुछ दिए हैं, ठीक है, वह आपको बस सर्विस देता है, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। यानी कि सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए 1973 से 2014 के बीच में टर्शियरी सेक्टर शो ट्रेमेंडस ग्रोथ एंड इमर्जेस एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहले इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता था तो प्राइमरी सेक्टर करता था, जो कि मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, लेकिन अब जो है वह टर्शियरी सेक्टर करता है। इंक्रीज इन द बेसिक सर्विस सच एज द हॉस्पिटल में देखिएगा कितना भीड़ रहता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटीज, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, कंपनी, सारे के सारे किसके अंडर में आता है, तो टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। देखिए अब ऐसा नहीं कि सर टर्शियरी सेक्टर अकेले बढ़ जाएगा, नहीं, क्या बोले कि ये जो सेक्टर है वह कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, किस पे, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे, यानी कि तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि एक सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो दूसरा सेक्टर भी काम नहीं कर पाए। कैसे सर, तो सपोज कीजिए कि प्राइमरी सेक्टर ही काम देता है और प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ नहीं करेगा, तो सेकेंडरी
सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। अब डिमांड ऑफ द सर्विसेज वुड इंक्रीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो कोल्ड स्टोरेज क्यों बढ़ रहा है सर? खेती ज्यादा हो रहा है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ रहा होगा, इसके वजह से। ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है सर? खेती ज्यादा हो रहा होगा, माइनिंग ज्यादा हो रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, इसके लिए यूज हो रहा है। फैसिलिटीज और एक्सेट्रा, दिस में क्रिएट जॉब्स, इस चीज की वजह से जॉब्स देखने के लिए मिलता है और टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखिएगा कि इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस। देखिए यदि आपके पास पैसा ज्यादा होता है, भैया आज तो पैसा आया है, घर से जाते हैं बाहर, मस्त रेस्टोरेंट में जाते हैं, मस्त खा के आएंगे, एक ही दिन में पैसा खत्म। भैया गर्लफ्रेंड है, घुमाना है, भैया बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट देना है गर्लफ्रेंड को, गए मस्त 5,000 के 3,000 के गिफ्ट दे दिए, सारा पैसा खत्म। पूरा महीना दोस्त से कर्जा मांग के, भाई 100 रुपये भेज दो भाई, 200 भेज दो भाई, 300 भेज दो भाई, पूरा महीना चला है, हमको पता है ना आप लोग के बारे में। तो यहाँ पे जब पैसा होता है तो ईटिंग आउट में लोग निकल जाते हैं, टूरिज्म में निकल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं। तो सारे के सारे किस में आता है? तो टर्शियरी सेक्टर में आता है, सर्विसेज सेक्टर में आता है। उसके बाद 14 नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। बताए थे ये तीनों कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बता चुके हैं, उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। और इंटरडिपेंडेंट कैसे लिखना है तो यहां से लिखिएगा, द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, बता चुके थे, यह जो होता है वह मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यह मेनली रॉ मटेरियल देता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है इस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्टिव वे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करता है, जिससे इसे वैल्यू एड ऑन होता है, उसको ज्यादा दाम में बेच पाता है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है? सर्विसेज देने का काम किसका होता है? टर्शियरी सेक्टर होता है। इसके वजह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका जो श्योर शॉट 15 सीरीज था, आप यदि यहां तक देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा सर क्या बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे हैं और सर यही बार बार रिपीट होते हैं। इसी वजह से बोल रहे हैं कि यदि आप श्योर शॉट कर लिए लास्ट तक 30 से 40 दिनों तक, तो आप इतना फिक्स मानिए कि आपको मैथ में, सोशल साइंस में, साइंस में, हिंदी और इंग्लिश का भी आएगा, जो कि एक लॉन्ग वीडियो आएगा। उसके बाद आपको डाउट 100% नहीं आएगा। और आप इतना समझिए कि आप कमजोर बच्चा भी होंगे तो 80 में 70 मार्क्स तो 100% आएगा। 70 जो अच्छे बच्चे होंगे उनका 80 में कम से कम 78, 79, 80 भी बहुत सारे बच्चों को आएगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों को लाया, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने लाया है इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है मेनली कि किस तरीके से 1992 में सेल्फ गवर्नमेंट जो था लोकल से, उसको कैसे ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो भैया एक क्यों नहीं बताए हैं आपको? जब डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाया तो क्या बताया था कि जो सेंटर का पावर था उसको खींच करके, स्नैच करके मेनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था स्टेट में और उसके जो लोकल बॉडीज था उसमें। तो भैया स्ट्रेंथन तो कर रहा है, तो बस उसी पॉइंट को लिखना है कि जो होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस होता था जिससे लोकल के पास ज्यादा पावर आ गया। सेकंड, जो रिजर्वेशन था सीट्स का, वो शेड्यूल कास्ट और महिलाओं में बांट दिया गया, जिससे लोगों के पास ज्यादा पावर आ गया। और 1/3 सीट बता चुके थे। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला जाता है। वह मेनली हमेशा इलेक्शन करवाने के लिए उत्तरदायी होगा और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाएगा। लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। और जो पावर होगा, जो पैसा आएगा, जो रिवेन्यू आएगा, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। ये रहा आपका बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन 15 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस का श्योर शॉर्ट वीडियोस जो कि कंप्लीट होता है। यदि इस वीडियो को आप यहां तक देखते हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि यदि आपको परेशानी है तो है कहां पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।